हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आरएस अग्रवाल में अब तक हमने 94 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम 95 से लेकर अन्य सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। कभी भी आपसे 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का या फिर 7 अंकों का कोई भी अंक पूछे, बस संख्या आपको देखनी है कि छोटी से छोटी है या फिर बड़ी से बड़ी है। तो दोनों केस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, छोटी छोटी पूछा है तो यहाँ पे 1 लाख हम रख लेते हैं, क्योंकि 6 अंकों की छोटी संख्या 1 लाख होती है। फिर कह रहा है 111 से हमें विभक्त करना है, तो 111 से हम इसको भाग दे देते हैं। तो 111 में भाग देने पे 9 बार में हम इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और ये 9 एकम 9, यानी कि 10 में 9 गया 1। अब यहाँ पे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, लेकिन 0 उतारने के बाद भी 111 जो है 10 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 उतार के और ये 0 भी उतार लेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये हमारा 111 से छोटा ही रह गया और साथ ही साथ भाज्य के स्थान पे कुछ और बचा नहीं है, इसलिए हमारा शेषफल 100 मिल गया। अब करना क्या है, अब आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात प्रश्न में करें तो उस केस में आप 111 में 100 को घटा लेंगे। तो जब 111 में हम 100 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11। अब जितना भी प्राप्त हो उसे हम भाज्य में जोड़ लेंगे, यानी कि ये जो स्थान था वो था भाजक का और ये हमारा है भाज्य का। इसके पहले मैंने आपको कई बार ये चीजें बताई है। तो आप सिंपली करेंगे, भाजक का शेषफल में घटा देंगे, जितना भी प्राप्त होगा भाज्य में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें 111 में जब हमने 100 से घटाया तो हमें 11 प्राप्त हुआ और इसे हम 1 लाख में जोड़ लेंगे। तो 1 लाख में जोड़ने पे 11 हमें प्राप्त होता है 1,11,000, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे यदि आपसे छोटी से छोटी संख्या के स्थान पे पूछता बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोग शेषफल को भाज्य में से घटा लेते, तो वो हमारी हो जाती बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो 1 लाख में से जब हम लोग 100 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0, यहाँ भी 0, 10 में गया 9, 9 और ये 9, यानी कि 99,900, जो कि 5 अंकों की संख्या है, न कि 6 अंकों की संख्या। इसलिए आप जब कभी भी प्रश्न को करेंगे आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि छोटी से छोटी संख्या पूछा है या फिर बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप शेषफल को भाज्य से घटा देंगे। लेकिन यदि यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आप यहाँ पे सिंपली भाजक में से शेषफल को घटा देंगे और भाज्य में जोड़ लेंगे। तो आप इन दोनों तरीकों को अच्छे से याद कर लीजिए या फिर जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर करके ये कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बता दे रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे जानना बहुत ही जरूरी था। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 96 में लिखा है 8,03,642। अब इसमें हमें 11 से भाग देना है, तो 11 साते 77 हो जाता है। अब यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो ये प्राप्त हुआ 3, फिर 3 हम उतार लिए तो 11 3 33। अब ये पूरा पूरा कट गया तो ऊपर से हमें 6 उतार लें, लेकिन 11 जो है 6 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा के और 4 भी उतार लें। तो जब हम 4 उतारे तो ये हमारा 11 5 55 हो गया। तो 11 5 55 जब हम 64 में से इसको घटाएंगे तो 14 में 5 गया 9, फिर यहाँ पे 5 में 5 गया 0, यानी कि 9 मिला। फिर ऊपर से हम 2 उतार लें जो कि बचा हुआ था, तो 11 वाटे हम कर लेते हैं तो 88, यानी कि जो शेषफल है वो हमें प्राप्त हो गया 4। तो 4 हमारा शेषफल मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि भाज्य में से हमें शेषफल घटा लेने हैं, तो 11 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 7, यानी कि 7 तो छोटी से छोटी संख्या है जिसे हम लोग 8,03,642 में जोड़ें तो 11 का वो गुणज हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 97 में लिखा है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये ठीक हमारे 95 प्रश्न के जैसे हैं। तो आइए इसको हम कर लेते हैं। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? तो 100। 14 से करना है तो 14 से भाग दे देते हैं। 14 का हम 100 से भाग दे देते हैं तो 7 बार में जाएगा 7, 14 7 होता है 98। तो यहाँ पे शेषफल जो बचा वो बचा 2। लेकिन हमें करना क्या था? भाजक में से शेषफल को घटा लेना था। तो जब हम 14 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ 12 और उसे भाज्य में जोड़ लें। तो 100 में हम इसे जोड़ लें तो 112 में प्राप्त हो गया, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 98 में लिखा है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 463 से पूर्णतया विभक्त हो। अब यहाँ पे हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसके पहले हमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी थी और प्रश्न संख्या 95 में मैंने आपको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या दोनों संख्याओं को ज्ञात करने के लिए बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि उस प्रश्न से आप सीख गए होंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999, ये होगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसे करना है 463 से विभक्त। ये 2 बार में जाएगा, 2 3 6, फिर 2 छक्के 12 को 2 हासिल लगा 1, 2 छक्के 8 1 9, 926। इसको घटा लेते हैं। 9 में से 6 गया 3, फिर 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ पे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। फिर 9 को ऊपर से उतार लेंगे तो ये हमारा 2 बार में नहीं जाएगा तो 1 बार में ले जाते हैं 463। तो 9 में 3 गया 6, 13 में 6 गया 7। अब यहाँ पे 6 में 4 गया 2, ऊपर से हम 9 को उतार लें तो 2769 हमारा आ गया। अब इसको हम लोग करते हैं, इसे हम 5 बार में ले जाते हैं। तो 5 3 15 को 5 हासिल लगा 1, 5 छक्के 30 1, 31 को 1 हासिल लगा 3, 5 चौके 20 और 3 23। ऊपर क्या था? 2769। तो इसको हम घटा लेते हैं। 9 में 5 गया 4, 6 में 1 गया 5, 7 में 3 गया 4। यानी कि जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ वो है 454, जो कि भाजक से छोटा है। अब हम इसे शेषफल को, मैंने आपको बताया था प्रश्न संख्या 95 में कि बड़ी से बड़ी संख्या आपसे जब कभी भी पूछे उस केस में आप शेषफल को भाज्य में सीधे सीधे घटा देंगे। तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो दिए हुए अंकों से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आइए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम घटा लेते हैं 454 को 99,999 में। तो 99,999 में हम घटा लेते हैं 454। तो इसको घटाने पे हमें प्राप्त होता है 9 में 4 गया 5, फिर 9 में 5 गया 4, फिर 9 में 4 गया 5 और ये हमारा 99, यानी कि 99,545। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है 99,545। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 78,65,321 को किसी संख्या से भाग देने पर, यहाँ पे देने होना चाहिए, भागफल 35,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। तो भाजक कितना? यहाँ हमें भाजक ज्ञात करने हैं और इस टाइप्स के प्रश्न भी मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो आइए फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे भाज्य हमारा कितना दिया है? 78,65,321। फिर इसके बाद जो भाजक है वो हमारा ज्ञात करना है, जिसको हम लोग यक्ष मान लेते हैं। फिर गुणे कर लेते हैं भागफल से, जो कि दिया है 35,612 प्लस शेषफल दिया 113। तो आप सोचिए जरा कि यदि इतने बड़े आपको हल को एग्जाम में करने हो तो आप उसे कैसे करेंगे? तो गुणा या भाग करना काफ़ी समय ले लेगा एग्जाम में। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं जिसे आप मात्र 1 से 2 सेकंड में आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। वो कैसे? यदि हम इस संख्या में दिए हुए ऑप्शन में से इकाई के अंक को यदि हम इसके इकाई के अंक से गुणा कर दें और इसके इकाई अंक में जोड़ दें, तो यदि इसका इकाई अंक मैच कर गया तो वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो 3 का जब हम 2 से करते हैं तो 3 दूना के हो गया 6
और 6 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो वो हमें हो जाता है प्राप्त 9, लेकिन इसका इकाई अंक दिया है 1, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, तो 4 का जब हम गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 और 3 जब हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो गया 11, तो यहाँ पे इकाई अंक मैच कर गया, तो ये हमारा सही हो सकता है। लेकिन आगे भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 का जो हम गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 में जब 3 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद चौथा चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 7 हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा मात्र 1 से 2 सेकंड का ये सवाल था जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, तो इसे बताने में समझाने में थोड़ा समय लिया, लेकिन यदि आप इसे स्वयं से करेंगे तो आपको मात्र 1 से 2 सेकंड में बड़े से बड़े इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में लिखा है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पे, अब यहाँ पे कोई भी संख्या हम ले लेते हैं x, कह रहा है 6 से विभक्त किया जाए, तो 6 से हम इसको भाग दे देते हैं, तो जो शेषफल है वो 3 होना चाहिए, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो काटने पे शेषफल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या रखें कि शेषफल 3 हो, तो रखने को हम बहुत सारे अंकों को रख सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे रख ले 9/6, तब भी हमें 3 ही शेषफल प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ पे रख ले 15/6, तब भी हमें शेषफल 3 प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ पे रख ले 21/6, तब भी हमें शेषफल 3 प्राप्त होगा। तो आप कुछ भी रख लीजिए, आपको शेषफल 3 से मतलब है। तो आइए आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा, यानी कि इसको हमने जिस संख्या से काटा अब उसी संख्या के वर्ग को ले लिया जाए, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81। अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को 6 से फिर से काटिए और बताइए शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 6 से काटने पे 6 कम 6, 2 बचा, 2 और 1 21, तो यहाँ पे 6 18, यानी कि जो शेषफल था वो प्राप्त हुआ 3। तो यहाँ फिर से हमें शेषफल 3 प्राप्त हो गया। और यदि आपको लगता है कि आप इससे और इससे भी चेक करना है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 15 का वर्ग होता है 225, तो 225 का 6 से भाग दे सकते हैं, तो 6 3 18 हो गया, 4 बचा, 4 और 5 45, 6 7 42, 3 बचा, तो यहाँ भी शेषफल आपको 3 प्राप्त हो गया, यानी इस कंडीशन में भी 3 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो आइए प्रश्न संख्या 101 हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता दूं। कभी भी यदि इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछते हैं तो आप सिंपली लसा जो आप करते थे वही वाली विधि अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम लसा वाली विधि अपना लेते हैं। तो लसा करने के लिए हम करते क्या थे, विभाजक वाले अंकों को इधर रख लेते थे, इसके बाद जो हमारी संख्याएं होती थी उनको हम यहाँ रखते थे। तो ये हमारी संख्याएं हैं। अब संख्या हमें मालूम नहीं है, वही हमें ज्ञात करने हैं। तो इतना प्रोसेस तो हमारा लसा वाला था, वही प्रोसेस हमें अपनाने थे। तो आइए देख लेते हैं। तो लसा वाले प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो लास्ट में वो 1 बचता था, तो यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले हम शेषफल को रख लेते हैं। तो शेषफल हम रख लेते हैं 8 9 और यहाँ भी हम रख लेते हैं 8, जैसा कि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें लसा वाले प्रोसेस में इतना ही था, तो यहाँ पे ये एडिशनल चीज़ें हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आने वाले प्रश्नों में आप इसे आसानी से कर सकें। तो आइए देखते हैं। तो आप यहाँ सिंपली 13 का गुणा 1 में करेंगे और जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें आप 8 को जोड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें वो संख्या पता चल जाएगी। तो 13 कम 13 और 8 होता है 21। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि वो संख्या 21 थी जिसका 13 से भाग देने में शेषफल 1 प्राप्त हो जाता है।
तो यहाँ पे तो 21 हो गया। फिर इसके बाद इस प्रक्रिया को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें अगले वाले प्रक्रिया में करना क्या है, सेकेंड स्टेप में 11 का गुणा हमें करना है 21 में और 9 को उसमें जोड़ लेना है। तो आइए करते हैं। तो 11 एकम 11 और 9 20 को 0 हासिल 2, फिर 11 दूनी 22 2 24, तो यहाँ पे मिल गया 240। फिर इसके बाद यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। तो 9 गुणे 240 करेंगे और 8 को उसमें जोड़ लेंगे। तो 9 0 होता है, फिर 8 हम इसमें उतार लेते हैं। फिर इसके बाद 9 चौके 36 को 6 हो गया हासिल 3, 9 दूनी 18 3 हो गया 21, यानी कि जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो है 2168। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, तो विभाजक के क्रम ये है, तो इनको यदि उलट दिया जाए, यानी कि इस बार हमें करना क्या है, इस बार हमें 13 को ऊपर रखना है, फिर इसके बाद 11 को और फिर इसके बाद 9 को रखना है, क्योंकि हमें उलटने की बात कहा गया है। तो ऐसा करने पे पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। अब इस बार क्या है कि हमें संख्या पता चल गई है, तो संख्या कितनी है, तो 2168, क्योंकि विभाजक को उलटने की बात बोला है ना कि संख्या को, तो संख्या यही रहेगी। तो आइए इसको हम भाग दे के देखते हैं। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो ये 13 एकम 13, फिर इसके बाद यहाँ बचता है शेषफल 8 बचेगा, 8 6 86, तो यहाँ पे हो जाता है 13 6 78, फिर बचा शेषफल 8, 8 और 8 88, 13 6 फिर से हो गया 78, यानी कि जो शेषफल बचा वो निकल के आया 10। इसके बाद अगले वाले प्रोसेस को देखते हैं। अब यहाँ 166 है, तो 11 का भाग हम 166 में देंगे। तो यहाँ पे 11 एकम 11 हासिल बचा 5, 5 और 6 हो गया 56, तो 11 5 55, तो यहाँ पे शेषफल बच जाता है 1। इसके बाद अब इसको हम कर लेते हैं। तो 9 एकम 9, तो यहाँ जो शेषफल बच जाता है वो है 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर निकल के आया वो है 10 1 6। यहाँ पे शेषफल सबसे पहले 10 आया, फिर 1 आया और फिर 6। तो आप यहाँ मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रक्रिया को आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो करना कुछ नहीं था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप विभाजकों को यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, जो कि 9 11 13 दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप शेषफल को नोट कर लेंगे। फिर जैसा कि भाग प्रक्रिया हम लोग करते थे लौसा वाली, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, तो सिंपली भाग देते थे। तो भाग देने पे आप लास्ट में देख सकते हैं कि 1 बचता था, तो 1 को आप उतार लीजिए, फिर 13 गुणे 1 करके उसमें 8 जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे आपको 22 प्राप्त हो जाएगा, 21 प्राप्त हो जाएगा। फिर 11 का 21 में गुणा करिए, 9 को जोड़ लीजिए, फिर 240 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से आप फिर 9 का 240 में गुणा करके 8 जोड़ लीजिए, तो आपको 2168 प्राप्त हो जाता है। फिर कह रहा था विभाजकों को उलटने की बात बोला है, तो यहाँ पे हम विभाजकों को उलट लेते हैं। तो 9 11 13 की बजाय अब हम रख लेंगे 13 11 9, लेकिन इस बार हमें शेषफल पता नहीं है, शेषफल हमें ज्ञात करने हैं। तो संख्या तो मालूम चल गई थी कि 2168 है, तो संख्या को यहाँ पे उलटने की बात नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि विभाजकों को उलटना है। तो इसलिए हम संख्या को ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम जब भाग देंगे तो 13 एकम 13, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग देने पे 166 आया, साथ ही साथ जो शेषफल प्राप्त हुआ वो है 10। इसके बाद 11 का हम इसमें 166 में भाग देते हैं, तो हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है। फिर 9 का जब 15 में भाग देते हैं तो शेषफल हमें 6 प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे करके आप इस प्रश्न को कर लेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 102 में जैसा कि लिखा है, 17 के घाते 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन यदि इसके कॉन्सेप्ट हमें मालूम हो जाए तो ये प्रश्न बहुत ही आसान बन जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 17 के घाते 200 को भाग दिया जाए 18 से, तो आप बताइए क्या 18 से हम 17 को भाग दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से छोटी है, तो ये भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया में हमें करना क्या होता है कि इसका शेषफल यदि यहाँ पे 18 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, और यदि 19 होता तो ये हमारा शेषफल 1 बचता। लेकिन यहाँ पे 17 है जो कि 18 से कम है, तो जब भी 18 से कम या फिर किसी भी संख्या से कम की बात हो तो उसको हम देख लेंगे कितना कम है। तो यहाँ पे -1 कम है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं -1।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घाते भी दिया है 200, तो हम इसको घाते 200 कर लेंगे। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा पहले से कि किसी भी संख्या का यदि घात सम संख्या है, जैसे कि 2 है, यदि घात हमारा सम संख्या है तो यहाँ पे जो माइनस होते हैं आधार में वो हमारे हट जाते हैं, लेकिन विषम संख्या होते हैं तो माइनस हमारे नहीं हटते। तो कैसे इसको प्रूफ करके हम देखते हैं। तो -1 की घाते 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1 गुणे -1, यानी कि -1 की घाते 2 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप यहाँ से सिंपली माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, यानी कि ये +1 हमारा बन के आ गया। तो उसी तरह से आप यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी सम संख्या है, तो ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली माइनस है तो इसको प्लस में बदल देंगे। फिर इसके बाद 1 के घाते चाहे जितने हो, करोड़ों क्यों न हो, लाखों क्यों न हो, अब वहाँ पे 1 के घाते जितने भी हो वो हमारा 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर निकल के आता है वो है 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 103, यहाँ लिखा है 25 के घाते 25 को 26 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। अब फिर से वही प्रश्न है, यहाँ भी सेम चीजें हमें करनी है। लिखा है 25 के घाते 25 को भाग देना है 26 से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 26 से 25 कम है। कितना कम है, तो यहाँ पे हम लिख दें -1 कम है। लेकिन फिर बात आती है कि घाते, तो घाते यहाँ पे भी 25 हम लिख लेते हैं। अब जो 25 है वो हमारा विषम संख्या है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं विषम। अब मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न में कि सम संख्या होगा तो माइनस का प्लस में बदल जाता है, लेकिन विषम संख्या के लिए माइनस माइनस में ही रहता है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया था। तो इस केस में ये माइनस माइनस में ही रहेगा और 1 के घाते चाहे जितने भी क्यों ना हो वो हमारे उतने ही रहेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर प्राप्त होता है वो -1। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब कभी भी आपको माइनस आए उस केस में जो हर होता है उसमें हम इस -1 को जोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं -1। तो -1 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है ±-1, यानी कि 25। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर निकल के आता है वो है 25। तो ये कॉन्सेप्ट आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। पहले वाले में क्या था, जब कभी भी सम संख्या आए उस केस में मैंने आपको बताया कि आंसर हमारा वही निकल के आएगा, लेकिन जब कभी भी विषम संख्या आए तो उस केस में हमें हर को इसमें से घटा लेना है। तो यहाँ पे आप घटाते हैं तो आपको प्राप्त होता है 25। तो 25 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये सब कंसेप्चुअल प्रश्न है जिसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। सिंपली यहाँ कह रहा है कि कोई भी संख्या n है उसको हम 4 से भाग देते हैं, तो भाग देने पर यहाँ जो शेषफल बच जा रहा है वो है 3, यानी कि शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। तो फिर इसके बाद कह रहा है कि संख्या 2 के घाते, फिर कह रहा है संख्या 2n, यानी कि यहीं पे यदि हम 2 गुणे n कर लें फिर 4 से उसको हम भाग दे दें तो जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा वो हमें बताना है। कहने का मतलब यदि हम n का मान ज्ञात कर लें तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए n का मान हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 हमारा शेषफल बचा, तो यहाँ पे 4 का हम किस संख्या से भाग दें कि 3 हमारा शेषफल आ जाए। तो यदि हम 7 को 4 से भाग दे दें तो 4 एकदम 4 हो जा रहा है और शेषफल हमारा 3 प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो संख्या n जो है वो हमारी 7 है। तो n को हमने 7 मान लिया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखा था कि 2 गुणे n, तो हम कर लेते हैं 2 गुणे 7, क्योंकि n के मान 7 हैं। फिर बटे में 4 करने थे, तो 7 दूनी 14 और 14 बटे 4 हो जाएगा 4 3 12, 3 बार में कट गया और जो शेषफल निकल के आया वो आया 2। तो यहाँ पे 2 हमारा शेषफल प्राप्त हो गया।
तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न थे ये सब, तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज के बताए हुए सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।